हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ये जो ओबीसी का मैटर चल रहा है सीजीएल 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोगों के मैसेज आ रखे थे कि हमें क्या हुआ है कि जितने बच्चे हैं ओबीसी के मैक्सिमम बच्चे के आगे कैंडिडेट के आगे जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था उनके आगे अपने मन से उन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दिया है, जबकि हम उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि अनअकैडमी पे चल रहा है आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये आपका है 21 फरवरी को 12 बजे दिन में है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो किसी भी पोस्ट की तो आप इसको दे सकते हो। 1 करोड़ रुपए का इनाम है। अगर जीत जाओ तो 100-200 मेरे को भेज देना आप, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब कोड इसको करने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी आपको एसएससी प्रीवियस यूज़ कर लेना आप, और आप इसको अनलॉक करके टेस्ट दे सकते हो। टाइमिंग देख लो आप और मौजूद रहना टेस्ट में, और इनाम देख लो आप क्या क्या इसमें आपको मिल रहा है। टाइमिंग फिर से देख लीजिए, 12 बजे है, ठीक है। और अगर आप वैसे भी स्टडी करना चाहते हो तो उस पर बहुत सारे चल रहे हैं क्लासेस, आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अपने कोचिंग का जो कोड है आपका या इंस्टीट्यूट का आपके चैनल का जो कोड है वो एसएससी प्रीवियस है, तो आप इसको यूज़ करके फ्री क्लासेस देख सकते हो। चलिए मैटर देखते हैं, मैटर क्या है आपका। तो आराम से समझना। पहली चीज़, इस वीडियो को देख के पहले हल्ला मत मचाना कि क्या ये शुरू कर दिया आपने बवाल, क्या हो गया, लोगों की कुछ दिक्कतें आई थी, पहले दिक्कत समझ लो आप। और कुछ हुआ नहीं है, कुछ नेगेटिविटी फैलाने की आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें बता रहा हूँ आराम आराम से समझ लो आप। और कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का आपको कुछ भी अपने अंदर पालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नेगेटिव विचार। देखिए हुआ ये है कि सीजीएल 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने के कगार पर है। 27 तारीख को ख़त्म है। जो लोग ओबीसी कैंडिडेट को बिलोंग, मतलब जो ओबीसी हैं, होता ये है कि अगर आपकी उम्र 27 साल से ज़्यादा हो गई है, 27 क्रॉस कर गए हो आप एज ऑन 1 अक्टूबर 2018, तो उसमें क्या है कि एसएससी में जो ऑडिटर की पोस्ट है 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे, उनके लिए आपको उम्र 27 साल से कम होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ओबीसी के जिनकी उम्र 27 साल से बहुत कम है, 24 साल है, 21 साल है, 22 साल है, और उनको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। और उसमें हुआ ये है कि जब उनका वहाँ पर डाटा एंट्री हुआ है आपका कंप्यूटर पे पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर, तो उनके कोड के आगे, एज रिलैक्सेशन के आगे, अगर आप एससी से होते तो आपकी कोड लिख दी जाती है 01, एससी एसटी से तो ओबीसी के लिए 02 कोड है। यानी 02 का मतलब है कि आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, उम्र में छूट ली है ओबीसी कैटेगरी के थ्रू। आपको 3 वर्ष की छूट दी जाती है ऊपर सीमा में, मतलब अपर एज में। यानी अगर आप 30 वाले को टारगेट कर रहे हो, 30 वाली पोस्ट के लिए, 30 वाली उम्र के लिए, तो 33 साल दे सकते हो। 27 वाली हो तो 30 तक दे सकते हो। तो दिक्कत ये आ गई बच्चों की कि यार हमें 27 से कम थे तो क्यों दे दिया। अब आप कहोगे कि क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत जो है वो मैं बता रहा हूँ नीचे क्या प्रॉब्लम आई है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि अनरिजर्व, देखो एसएससी की जो पोस्टें होती हैं उसमें जो यूआर की पोस्ट होती है यानी अनरिजर्व की जो पोस्ट होती है, उसका मतलब ये होता है कि उस पोस्ट पे सारे कैटेगरी के बच्चे फाइट कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी। अब ये कट ऑफ इतनी ऊपर जाती है कि बाकी अदर कैटेगरी के बच्चे उसको बीट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूआर के बच्चे ही दिखाई देते हैं, अनरिजर्व वाले जनरल कैटेगरी के। लेकिन ओबीसी के कुछ बच्चे हैं जो यूआर की मेरिट को क्रॉस कर जाते हैं। अब हो सकता है कि आपको ये चीज़ ना पता हो, फर्स्ट टाइम आप होगे तो आपको ये चीज़ थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर कोई रिजर्वेशन को लेकर आप बवाल मत पालना यहाँ पर नीचे कि यार ये हर जगह हर टाइम उसी का होता है। ये कुछ बात नहीं हो रही, जो पॉइंट है हम सिर्फ उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछला रिकॉर्ड चेक करोगे जब भी आप एसएससी का, तो कम से कम 200 250 बच्चे ओबीसी के हर साल यूआर की सीट ले जाते हैं, मतलब अनरिजर्व से ले जाते हैं। ओबीसी का कोटा लेने देते, अनरिजर्व के थ्रू ले जाते हैं। तो अब दिक्कत इनको ये आई है, जिन बच्चों के सामने लिख दिया एज के आगे, उनको ये डर है कि अगर सभी के सामने ऐसा लिख दिया गया है और अगर ये जो हाई स्कोरर हैं जो 200 बच्चे ले जाते हैं हर साल अनरिजर्व की पोस्ट, अगर उनके आगे भी ऐसा लिखा हुआ है तब वो अनरिजर्व ना काउंट करके उनको ओबीसी काउंट किया जाएगा। यानी मान लीजिए किसी बच्चे के 620 नंबर है और वो ओबीसी के अंदर है, और उसके भी अगर भी उसके एज भी मान लीजिए 27 साल है या 26 साल है, और उसके भी आगे अगर एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, तब तो वो ओबीसी के थ्रू सीट ले जाएगा, अनरिजर्व तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और उससे डाउट दिक्कत ये आ जाएगी कि जैसे मान लो किसी को मान लीजिए बीच वाले में किसी के 555 पे सीजीडीए के चांसेस थे, तो अब मान लीजिए 200 बच्चे अगर ओबीसी में अंदर शिफ्ट होंगे, यूआर से नहीं शिफ्ट होंगे, तो उनके खतरा बन जाएगा इसके लिए कि यार मेरे को अब सीजीडीए मिलेगा कि नहीं, फिर मुझे यूडीसी या टीए की तरफ देखना पड़ेगा। राइट, ये चीज़ है आपका। कोई एक साइज़ की बाउंड्री पर है तो ये 200 सीटें क्या, 200 सीटों पर फाइट हो जाता है। और जो लास्ट कट ऑफ पर होगा,
जिसको टीए मिलने के चांसेस होंगे उसको तो लग रहा होगा फिर मुझे चांस ये 200, ये बवाल है। आपको आया समझ में लोगों के दिल में डर क्यों बैठा हुआ है? तो मैटर में आपको जो समझा दिया सिर्फ यही है। बाकी अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझना आप, ठीक है? वीडियो के एंड तक देखना तभी चीज़ें समझ में आपको आएगी, राइट? चलिए, तो ये रहा वो फॉर्म, आपको भी ये मिला होगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। और अगर आप ओबीसी से होगे तो ये जो कोड नीचे लिखा हुआ है 02, ये बात हो रही है इसकी, और ये इनको दे दिया गया जबकि उम्र देख रहे हो आप 24.6 साल की है, ठीक है? तो ये किसी ने मेरे को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा और सबको मिला ही गया होगा ये देखिए, अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये जो आपका है ये इसमें एज रिलैक्सेशन का कोड नहीं लिखा हुआ है। किस जोन से था ये मुझे नहीं पता, ये भी किसी ने मुझे टेलीग्राम पे ही दिया था, राइट? तो ये दोनों में देखो कि कुछ जगह पर लोगों को दिया गया है, कुछ जगह पर नहीं दिया। ये दिल्ली रीजन का बता रहा हूँ मैं, और बाद वाला किस जोन का ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। तो ये आपने देख लिया कि क्या है डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कैसे। और अब मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ आप, थोड़ा सा आपका इसमें टाइम लगेगा बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझना आप चीज़ें, लेकिन चीज़ भी काम की है, राइट? सबसे पहले समझते हैं कि एलोकेशन एसएससी में होता कैसे। तो एलोकेशन में सबसे पहले होती चीज़ ये है कि आप इसको दो कैटेगरी में बांट दीजिए। एक हो गई अनरिजर्व की सीट और एक हो गई आपकी बाकी जो कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी वाली। मान लीजिए 11,000 वैकेंसी है, उसमें से मान लेते हैं हम 5,500 अनरिजर्व के लिए है, या 5,000 मान लेते हैं। कि अब मैं एक डेटा लेके चल रहा हूँ, आप इस पर लड़ने मत लग जाना कि तो ये तो 5,000 से भी कम है। मैं एक एग्जाम्पल पे समझा रहा हूँ आपको। मान लेते हैं 5,000 यूआर की सीट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 5,000 पे केवल जनरल के ही बच्चे आएंगे। इसका ये मतलब होता है कि जो भी नॉर्मल मेरिट, जैसे मान लीजिए कि कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, सबका पेपर करा लिया गया, तो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे जिनके नंबर हैं उनको हम बोलेंगे जनरल लिस्ट, राइट? तो जैसे मान लीजिए कि मैं टॉप 5 स्कोर ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, 620, 619, ऐसे करके आप 5 ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लीजिए, क्लियर है? और ये टॉप 5 रैंकर्स है, पहला रैंक ये है, फिर दूसरा रैंक, फिर तीसरा रैंक, ऐसे करके। और इसमें से मान लेते हैं कि 2 बंदे ओबीसी के हैं, ठीक है ना? ये 5 में से 2 यूआर के हैं और एक मान लेते हैं एससी का है। एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, मान के चलिए ऐसा, राइट? तो ये जो टॉप 5 बच्चे हैं जिसमें से 2 यूआर के हैं, 2 ओबीसी के हैं और एक एससी का है आपका, तो इनको जो पोस्ट दी जाएगी ना वो आपका कैटेगरी के थ्रू नहीं दिया जाएगा ओबीसी, और इसको अनरिजर्व के थ्रू दिया जाएगा, क्योंकि ये टॉप 5 जो है इनको पहले अनरिजर्व के थ्रू मेरिट बन के पोस्ट दी जाएगी, राइट? तो ये तरीका होता है, लेकिन ये कट ऑफ इतना हाई रहता है कि इसको सिर्फ अनरिजर्व के बंदे ही कर पाते हैं। जनरल और सॉरी ओबीसी और एससी के बहुत कम रहते हैं, ओबीसी के कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। तो ये एलोकेशन का तरीका होता है एससी उसका एसएससी का। और बाकी का हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी वालों के लिए, राइट? थोड़ा पोस्ट प्रेफरेंस को मैं अच्छे से समझाना और चाहूँगा, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम और दीजिए आप, बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। कि जैसे मान लीजिए आपके 620, 619, 18, 17, 16 ये मार्क्स के बंदे हैं, राइट? तो जो पहला वाला कैंडिडेट है, मान लीजिए सबका वो अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स अरेंज कर दिया एसएससी ने, क्लियर है? सबसे पहले वाले ने मान लीजिए सीएसएस भर दिया, तो पहले नंबर पे चेक किया जाएगा कि फर्स्ट जो बंदा है क्या ये सीएसएस लेने के मतलब सीएसएस भरा है, तो क्या इसके सीएसएस के हिसाब से पोस्ट है कि नहीं है तो इसको दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आपका। देन 619 वाला बंदे मान लीजिए कि आपका एक्साइज भरा हुआ है, राइट? और एक्साइज उसके मार्क्स के हिसाब से मिल रहा है तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए सपोज करिए कि ये जो 619 वाला है इसको एक्साइज नहीं मिल रही है अनरिजर्व के थ्रू, यानी कि जनरल के थ्रू इसको एक्साइज नहीं मिल रही है। तो ये चेक किया जाता है क्या ये बंदा अगर किसी अदर कैटेगरी से तो नहीं है। तो मान लीजिए अगर ये ओबीसी से है, देन अब ये यूआर के थ्रू ना लेकर के वो सीट अब आप ओबीसी के थ्रू वो पोस्ट को लेगा। इसी तरह से मान लीजिए नेक्स्ट वाला कैंडिडेट है, उसने भर दिया मान लीजिए कि जैसे डीए भर दिया, डिविजनल अकाउंटेंट, और डीए की पोस्ट जब उसका चेक किया गया उस मार्क्स पे तो उसको अनरिजर्व के थ्रू तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए उसका कैटेगरी एससी है, शेड्यूल कास्ट है, और शेड्यूल कास्ट के थ्रू उसको मिल रहा है, तो अब इन दोनों बंदों ने ना यूआर के थ्रू नहीं लिया पोस्ट, अपनी कैटेगरी के थ्रू लिया, राइट? समझ में बता रही? तो पोस्टें जो मिलती हैं आपको यूआर के थ्रू और अपनी कैटेगरी के अंदर। लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो एससी एसटी उनको ये यूआर वाली कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, तो उनको जो पोस्ट चाहिए होती है वो अपनी कैटेगरी के थ्रू मिलती है। ओबीसी के कुछ कैंडिडेट होते हैं,
तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले दूसरे ने बता रहा हूँ, उनको अपनी कैटेगरी के आधार पर ही जो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो आप, उसी के आधार पर आपका एलोकेशन मिलता है। और कट ऑफ अगर जनरल के क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत गिने चुने SC ST में मिलते हैं, 1-2 रहते हैं ST में, और SC में भी 5-10 मिलेंगे, OBC के रहते हैं 200-300। अब जो तीसरा, इसको लेके तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, समझाता हूँ ये क्या पॉइंट है। लोगों के ये कहना है कि जैसे मान लीजिए किसी के नंबर है 555, राइट, और किसी के नंबर है 550, UR कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। उसका ये कहना है 555 वाले का कि मैंने मान लीजिए सबसे पहले CGA रख दिया, एंड देन मैंने रख दिया आपका CAG रख दिया, और मैंने तीसरे नंबर पे रख दिया CGDA। ये मेरे 3 पोस्ट प्रेफरेंस है, तो मेरा CGDA तीसरे नंबर पर है। और मेरे से कम नंबर वाला 550 वाले ने CGDA ऊपर रख दिया है। और मान लीजिए कि मेरा जब चेक करा गया पोस्ट प्रेफरेंस, तो मुझे CGA भी नहीं मिला, मुझे CAG भी नहीं मिला, कट ऑफ उसमें नहीं आई, और CGDA मेरा तीसरे नंबर पर है, और 550 वाले ने तो पहले नंबर पर रख दिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि 550 वाले को पहले दे देंगे और 555 मैंने बाद में रखा है तो मुझे नहीं मिलेगा। और ये कमेंट आपको सुन के बड़ा इलॉजिकल सा लगेगा, लेकिन जब मैंने बात करी है, बहुत सारे लोगों के ये डाउट रहे हैं पर्सनली, जिन्होंने पेड ग्रुप लिया था रिव्यू के लिए, इसके लिए मतलब पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके मार्क्स हैं, अगर आपके नाम मार्क्स 555 है, तो सबसे पहले अगर आप 555 पे हो तो आपकी सारी पोस्ट प्रेफरेंस चेक करी जाएगी ऊपर से नीचे तक। ये कंप्यूटर के थ्रू होता है, और फिर ऊपर से नीचे तक में मान लीजिए आपकी जिस पोस्ट पर आकर कट ऑफ रुक रही है, CGD पर रुकी, तो पहले आपको दी जाएगी, देन 554 वाले को उस आपके कम वाले का मार्क्स कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत लोगों के डाउट था, ये मैं वीडियो अभी अपलोड करूंगा एलोकेशन के रिगार्डिंग भी, क्योंकि बहुत सारे डाउट है इसको लेकर के भी। तो ये तो रहा एलोकेशन मिलने का। अब आप कहोगे यार ये समझा दिए, पहले ये बताओ कि कारण क्या है, क्यों दिया है इन लोगों ने ऐसा, क्या इससे वाकई समस्या आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब वो फॉर्म भरते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता है कि हमें एज रिलैक्सेशन का भी मतलब उम्र का भी है, कि 27 वाले के लिए ये है, या ऑडिटर 27 चाहिए होती है और उनकी उम्र निकल चुकी होती है, 28 या 10 दिन का ऊपर होता है, एक एक दिन का फ़र्क होता है, और वो एज रिलैक्सेशन टिक नहीं करते। उसमें एक कॉलम होता है, मान लीजिए आप OBC से हो, आपकी उम्र 27 पार कर गई है, और आपको ये चीज़ ध्यान नहीं है कि 27 का भी चक्कर है, और आपने गलती से टिक नहीं करा, तो होगा क्या कि जब मान लीजिए आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, उस समय भी लोगों को इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता कि यार ऑडिटर के लिए ये है, या कुछ लोग कैलकुलेट नहीं करते। अब आप कहोगे कि यार वहाँ कंप्यूटर में तो लिखा हुआ है साफ साफ कि एज ऑन इतने टाइट तक इतने बन रहा है आपका। जो कंप्यूटर पे जो चेक करते हैं जो डॉक्यूमेंट, कई बार वो अपने आप को सेफ रखने के लिए, कि क्या पता वो ध्यान ना दें इस चीज़ को, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट आप समझिए कि वो उसको भर देते हैं ऑलरेडी उस चीज़ को, कि कहीं मान लीजिए कि वो कैटेगरी, वो बंदा अपने एज को पार कर गया हो 1-2 दिन की वजह से, तो कोई पोस्ट उसका रह ना जाए, राइट। ये एक वजह हो सकती है, ध्यान समझिए आप बात को, ठीक है। तो अगर कहीं वो उम्र पार कर गया हो, तो ऐसा ना हो कि कोई पोस्ट मिले ही ना, उसके मार्क्स केवल 2800 की रेंज में हो, 2400 की रेंज में हो, उसको नहीं पता है कि उसकी उम्र पार हो गई है 27 से, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करते वक्त भी किसी बंदे ने ध्यान नहीं रखा इस चीज़ का कि 27 साल और 10 दिन ही है उसका, तो क्या पता कंप्यूटर में जब ये एंट्री होगी तो दोबारा वो बाहर हो जाए। तो ये सेफ साइड के लिए। अब आप कहोगे कि यार फिर दिक्कत उनके लिए कि जो हाई स्कोरर है ना, मैटर तो उनका है, दिक्कत नीचे वालों को नहीं है, हाई स्कोरर वालों का है। तो हाई स्कोरर का बता देता हूँ कि जिसके मान लीजिए 630 नंबर ही हैं, तो पहले 630 वाले को अनरिजर्व के थ्रू ही करा जाएगा। मैंने क्या कहा कि जब 630 वाले का देखा जाएगा कि अगर उसको उसके हिसाब से पोस्ट नहीं मिल रही है, वो अगर वो ITI डाल रहा है और ITI उसको अनरिजर्व के थ्रू नहीं मिल रहा है, तब वो चेक करेंगे क्या वो अदर कैटेगरी से है कि नहीं OBC, तब बात आएगी आपकी एज रिलैक्सेशन वाली, राइट। बात समझ में आपको आ रही है। दूसरा चीज़ आता है आपका बात कि यार वो बंदा उम्र भी पार कर गया है कि नहीं। उम्र पार कर गया होगा मान लीजिए 32, और वो UR के थ्रू ही होगा, तो आपको UR का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज पार कर चुका है वो 30, अगर वो 30 के अंदर होगा देन उसको UR ही कंसीडर करा जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि एज अ बाय डिफ़ॉल्ट समझ लीजिए आप कि कोई गलती से कुछ छूट ना जाए, किसी का कोई पोस्ट रह ना जाए, इसके लिए SSC ने ऐसा करा होगा। जो कि और अगर कुछ ऐसा है कि नहीं कुछ इससे वाकई नुकसान होगा, तो घबराइए मत। CGL 2013 का हल्का फुल्का दिक्कत था, तो रिजल्ट अपडेट हो गया था कोई, क्योंकि 2-3 बार रिफाइंड होके रिजल्ट आता है, 2-3 लोगों से गुजर के आता है, तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। कोई भी अफवाह, कोई भी नेगेटिव चीज़ों से बचिए। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए।